अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़। दो सवाल दिए थे होमवर्क, उनमें स्प्रिंग 18 में तो उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। नहीं है अगर करना था, एक तो करना था, ये एक बड़ा मसला है। तो जिन्होंने इस मसले से आगे चल के सवाल कर लिया है उनको स्प्रिंग 18 में शायद कोई मसला नहीं। स्प्रिंग 22 में एक मसला होता है कॉम को, वो मसला ये है कि एनुअल डिमांड नहीं बताई हुई। एनुअल डिमांड तक पहुंचने का वाहिद इसमें रास्ता जो निकल रहा है ना, वो ये निकल रहा है कि हमारे पास एक आ रही है एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम फॉर 1425। एनुअल डिमांड तक पहुंचने का यही रास्ता है। एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड इतनी है और लीड टाइम है 2 हफ्ते, तो पर वीक बन जाएगी और साल में है 48 वीक्स, तो 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल डिमांड बन जाएगी। ये एनुअल डिमांड का तरीका था इस सवाल में, और कोई रास्ता नहीं था एनुअल डिमांड का, यही रास्ता था। तो इसमें एनुअल डिमांड ऐसे निकाली गई है कि 1425 को 2 से डिवाइड करके पर वीक बनाया और फिर 48 वीक से मल्टीप्लाई कर दिया। और आपने स्प्रिंग 18 और स्प्रिंग 22 में कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ जी, ओके। अच्छा, कल जो आखिर में क्लास में सवाल किया था ना, जिसमें मैंने 4 ऑप्शंस को कंपेयर करने का कहा था। 3000 था, एक 4800 था और एक 6000 था। उसके बारे में एक बात सुन लें और अपने अल्फाज में नोट लिख लीजिएगा। उस सवाल से रिलेट करके लिख लेंगे तो आपको बाद में नोट समझना आसान होगा। तो जो कल क्लास में आखिर में सवाल किया था जिसमें मैंने 4 ऑप्शंस कंपेयर करने को कहा था, उसके हवाले से एक नोट बता रहा हूं। अच्छा, ये जो कल किया और ये 2 सवाल जो होमवर्क किए, आरओएल निकालना था, तो ये कैसे पता चल रहा है कि वो इस टॉपिक का सवाल है? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम वाला आरओएल नहीं है। प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा बेहतर है, तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम तो स्ट्रेट आंसर था। तो ये सवाल के स्टाइल से पता चलेगा। जो कल मैंने सवाल क्लास में आखिर में किया है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें मैंने 4 ऑप्शंस दी थी, एक 3000, 4800, 6000 और 4500। इस सवाल के बारे में एक बात समझा रहा हूं, वो नोट लिख लीजिएगा, पहले समझ लें। आपने अगर ये फैसला करना है कि इस अगली अटेम्प्ट के अंदर कितने पेपर रखने, आपने अगर फैसला करना है तो आपको चूज करना है मुख्तलिफ ऑप्शन में से, है चूज करना पड़ेगा ना कौन सा पेपर रखना है। इनफैक्ट कितने पेपर रखने हैं, 2 रखने हैं कि 3 रखने हैं। तो अब ये अनसर्टेनिटी हो गई, आपने अभी डिसीजन करके ऑप्शंस में से चूज करना है। तो ऑप्शंस, सवाल दोबारा दोहरा रहा हूं, आपने अभी ऑटम 25 के लिए चूज करना है कि कितने पेपर करने हैं। बात की बात है कौन कौन से, पहले मैं सिर्फ नंबर ऑफ पेपर्स की बात कर रहा हूं। तो जिस बेस पे भी डिसाइड कर रहे होंगे, ऑप्शंस क्या होंगी जो आप कंसिडर कर रहे होंगे, हैं? नहीं, ऑप्शंस क्या होंगे? मैं नहीं पूछ रहा फैक्टर्स क्या कंसिडर करेंगे, रहते कितने हैं, टाइम कितना है, घर वालों ने क्या कहा है। ऑप्शंस क्या है जिनमें से चूज करना है? 2 या 3 या 4 या 5 भी है शायद, 2 या 3 या 4, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इनको भी सोच लें ऑप्शंस। क्यों भाई? ऑप्शंस में वही होगा ना जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हीं को तो ऑप्शन लेंगे। तो इस सवाल में मैंने जो रिक्वायरमेंट में आपको 4 ऑप्शंस बताई थी, उनमें से चौथे का तो चलो अलग रीजन है। जो मैंने पहली 3 ऑप्शंस बताई थी, 3000, 4800, 6000, आंसर पे गौर करें, ये कहां से मिल रही है फिगर्स, ये क्या है? 3000, 4800, 6000। ये जो स्टॉक आउट वाला टेबल है, इसमें टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम देखेंगे तो वो यही 3 फिगर्स हैं। मेरी शक्ल ना देखें ना, स्टॉक आउट वाला टेबल देखें। टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, एक 3000 है, एक 4800 और एक 6000 है, यही 3 ही शक्लें। तो हम जब आरओएल का फैसला कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअली आरओएल क्या सोच के हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं? स्टॉक आउट ना हो, यानी हम जब तक सामान पहुंचे तब तक मुकाबला कैसे करें, जितनी डिमांड आनी है उसको पड़े हुए से पूरा करना है।
ये जो आरओएल कैलकुलेट होता है कि स्टोर में इतना बच जाए तो ऑर्डर प्लेस करते हैं, पर्दा भेज दे लाने के लिए। तो जो स्टोर में पड़ा हुआ है उससे क्या करेंगे फिर हम उस दौरान डिमांड पूरी करेंगे। यही मकसद है आरओएल रखने का। तो आरओएल कितना कितना रखें, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। लीड टाइम के दौरान डिमांड 3000 की भी आ सकती है, लीड टाइम के दौरान डिमांड 4800 की भी आ सकती है, लीड टाइम के दौरान डिमांड 6000 की भी आ सकती है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसलिए हम इन्हीं को एक एक बार आरओएल चेक कर लेते हैं। नहीं समझ रहे? चले अब जो लिखना है वो बताता हूं, फिर शायद बात समझ आए। अगर ऑप्टिमम, अगर बेहतर कौन सा आरओएल है, इसका सवाल है। अगर दोबारा जो परसों तक किया था ना, उसमें आरओएल हम सिर्फ मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम करके ही कैलकुलेट कर रहे थे, है जी। वहां पर सिर्फ स्ट्रेट डेटा था और उस डेटा से रिक्वायर्ड रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंटरी, मिनिमम इन्वेंटरी, सिंपल गिवन डेटा से स्ट्रेट रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अब जो कल पढ़ाना शुरू किया है, इसकी पहचान है प्रोबेबिलिटीज आ गई, स्टॉक आउट का जिक्र आना शुरू हो गया, फिर रिक्वायरमेंट में वो पूछ रहा है कौन सा आरओएल बेहतर है। तो अब जब हमने कौन सा आरओएल बेहतर करना है, तो फिर ये वाला टॉपिक है, फिर मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम वाला नहीं है। तो कौन सा बेहतर है, इसके लिए ऑप्शंस होनी चाहिए ना। तो अगर ऑप्शंस गिवन है तो उनको यूज करें, जो दोनों होमवर्क वाले सवालों में भी थी। लेकिन अगर ऑप्शंस गिवन नहीं है, सवाल इसी टॉपिक का है, कैसे पता इसी टॉपिक का, प्रोबेबिलिटीज है, तो वो आपसे अगर पूछे ना ऑप्टिमम आरओएल बता दें और ऑप्शंस नहीं दे रहा, तो आप ऑप्शंस खुद क्रिएट कर लेंगे। और किस किस को ऑप्शन रखेंगे, स्टॉक आउट वाले टेबल की जो भी टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है, एक एक करके उसको ऑप्शन रख लेंगे। लंबी हो गई बात। अगर इसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं तो फिर शायद बेहतर हो जाए। यही वाला सवाल होता, ये जो कल क्लास में किया था ना, उसकी बात कर रहा हूं, यही सवाल होता और रिक्वायरमेंट में ऑप्शंस देने की बजाय पूछा होता ऑप्टिमम आरओएल बता दें, तो फिर आप खुद ऑप्शंस क्रिएट करते। और क्या क्या ऑप्शन क्रिएट करते, स्टॉक आउट वाले टेबल में जो टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम बन रही है, उन सबको एक एक करके ऑप्शन रख लेते, एंड एक ऑप्शन और रख लेते एवरेज लीड टाइम, एवरेज डिमांड वाली। अगर इसी सवाल में रिक्वायर्ड होता ऑप्टिमम आरओएल या कौन सा आरओएल बेहतर है और ऑप्शंस ना बताई होती, तो आप ऑप्शंस खुद क्रिएट करते और जितना स्टॉक आउट टेबल में टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम की पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबको एक एक करके आरओएल रखते। बेटे जो अभी भी सोच रहे हैं ना क्या लिखना है, एक बार ध्यान से बात सुन लें। अल्फाज पकड़ेंगे तो पूछेंगे ऊन के बाद सर ने क्या बोला था, ऊन के बाद सब बोला था भाई सब। तो अल्फाज पकड़ेंगे तो नहीं लिखा जाएगा। मेरी बात समझें और अपने आप को समझाएं। इसी सवाल में अगर पूछा होता कि कौन सा आरओएल बेहतर है, लेकिन ऑप्शंस ना बताई होती, तो आपको ऑप्शंस खुद क्रिएट करनी पड़ती। और क्या क्या ऑप्शंस बनाते, स्टॉक आउट वाले टेबल में टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम जितनी जितनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, उन सब को एक एक करके ऑप्शन बनाते, एंड एक और ऑप्शन क्या बनाते, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम।
लिखा, यही जो कल सवाल किए ना क्लास में और ये जो 2 होमवर्क दिए हैं, इन्हीं की यानी सेम बात एक थोड़ी सी इनडायरेक्ट शक्ल भी टेस्ट हो सकती है। सवाल लिखे, ये जो भी कल से पढ़ाना शुरू किया ना, इसी की यानी कौन सा आरओएल बेहतर है, इसी की। अच्छा, इस सवाल को कैसे कर रहे हैं? हर ऑप्शन पे टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करते हैं और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं और हर ऑप्शन का ये टोटल कंपेयर करते हैं। वो सुबह मुझे अब ये लेक्चर चूंकि गुलबर्ग वालों को भी दे रहा हूं, तो गुलबर्ग में एक बच्चे ने मुझे पूछा, तो मुझे लगा शायद आपको भी या रिकॉर्डिंग वालों को भी मसला हो सकता है कि क्या हम हर ऑप्शन की सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट और उसी ऑप्शन की स्टॉक आउट कॉस्ट को आप इसमें कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कर रहे। देखें, जब ऑर्डर साइज डिसाइड करना होता था तो हम टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट, क्या इनको आपस में कंपेयर कर रहे होते? हर ऑप्शन के टोटल को दूसरे के टोटल से कंपेयर कर रहे होते थे। तो यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट, इनको आपस में नहीं कंपेयर कर रहे। हर ऑप्शन की ये टोटल फिगर निकाल के वो टोटल कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा भाई, सवाल में एनुअल डिमांड 36,000 यूनिट्स। जी सवाल लिखवा रहा हूं। एनुअल डिमांड 36,000 और साल में दिन है 360 डेज इन अ ईयर। OQ 6,000, कंट्रीब्यूशन 22 रुपए पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट 25 रुपए पर यूनिट पर ईयर, ₹25 पर यूनिट पर ईयर। और क्या रह गया? लीड टाइम में प्रोबेबिलिटी डाल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी है और डेज है। 0.6 10 डेज 10 दिन और 0.4 15 दिन 15 डेज। 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि 10 दिन है 10 डेज और 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि 15 डेज है। मुझसे रिक्वायर्ड है which of the following safety stock is better? Which of the following safety stock is better? Number 1, 1 day usage या डिमांड, और नंबर 2 3 days डिमांड। पहली ऑप्शन है 1 day डिमांड और दूसरी ऑप्शन है 3 days डिमांड। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक कह रहा हूं तो ये डेज कहां से आ गए? कितने दिन की डिमांड जो टोटल यूनिट्स आएंगे वो सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक तो यूनिट्स में ही बोलना चाहिए था, लेकिन उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दिन की जितनी डिमांड होती है ना उतना सेफ्टी स्टॉक, और दूसरी ऑप्शन 3 दिन की जितनी डिमांड होती है उतना सेफ्टी स्टॉक। तो एक दिन की कितनी होती है सवाल में? कितने सवाल में? 100, क्योंकि 36,000 एनुअल डिमांड है और साल के दिन है 360, तो एक दिन का आ गया 100। तो रिक्वायरमेंट की छुपी हुई शक्ल क्या हुई? वो कह रहा है जी कि कितना सेफ्टी स्टॉक बेहतर है। नंबर 1 100 यूनिट्स और नंबर 2 300 यूनिट्स। अब ये पूछा है सेफ्टी स्टॉक कौन सा बेहतर है, तो कल तो आपको सिखाया था आरओएल कौन सा बेहतर है। तो है ये दोनों आपस में कनेक्टेड। करना वैसे ही है जैसे कल कर रहे थे, थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा। एक ऑप्शन है 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि कल हम आरओएल से सेफ्टी स्टॉक निकालते थे, फिर उसकी होल्डिंग कॉस्ट लेते थे। अब हम लोग सेफ्टी स्टॉक से आरओएल निकाल रहे हैं बिल्कुल कल वाला। इसलिए मैंने जब ये टॉपिक शुरू किया था ना, तो उसकी हेडिंग में भी मैंने लिखा था डिसीजंस रिगार्डिंग आरओएल / सेफ्टी स्टॉक।
तो वो आरओएल का स्टाइल का भी सवाल बना के पूछ सकता है, सेफ्टी स्टॉक का भी बना सकता है, तरीका वही है। तो कल जैसे हम लोग पहले सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स निकाल रहे थे, तो अब तो वो पता है, सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स पता है 100 है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट्स इंटू 25, 2500। कल तक हम क्या कर रहे थे, आरओएल पता था ऊपर, और उससे पहले सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स निकालते थे, उससे फिर ये करते थे। अब हमें सेफ्टी स्टॉक पता है, तो जब दूसरा काम यानी स्टॉक आउट कॉस्ट निकालने लगेंगे, तो उस टेबल के अंदर आरओएल लिखना है ना, तो आरओएल किधर है? अब हम आरओएल सेफ्टी स्टॉक से निकाल लेते हैं। आरओएल इज इक्वल टू एवरेज इनटू एवरेज प्लस, कल हम लोग सेफ्टी स्टॉक निकाल रहे थे, अब हम लोग आरओएल निकाल लेते हैं। तो आरओएल और सेफ्टी स्टॉक जुड़े हुए इस टॉपिक की हेडिंग में ना, मैंने कल इसीलिए कहा था कि हम लोग अब सीखने लगे हैं स्टॉक आउट को कंसीडर करते हुए आरओएल या सेफ्टी स्टॉक निकालना। तो कल जो सवाल किए थे वो आरओएल की शक्ल में सवाल पूछे होते थे, अब सेफ्टी स्टॉक की शक्ल में भी पूछा जा सकता है। तरीका वही है, पहले आरओएल यहां लिखा था मैंने कल, उससे सेफ्टी स्टॉक निकाला था, अब सेफ्टी स्टॉक है उससे आरओएल निकाल रहा हूं। एवरेज डिमांड 100, एवरेज लीड टाइम 12 प्लस सेफ्टी स्टॉक 1300। तो वो टेबल बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, आरओएल और स्टॉक आउट। 0.6 चांस है कि 10 दिन लगेंगे, तो 100 इंटू 10, और 0.4 चांस है कि 16 दिन लगेंगे, नहीं 15 दिन लगेंगे। आरओएल 1300, स्टॉक आउट नहीं होगा, 200 होगा, तो एवरेज स्टॉक आउट बन गया 200 इंटू 0.4, 80। तो स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी 80 यूनिट्स इंटू एक की 22 है शायद, और साल में कितनी दफा बेइज्जती करानी है? 6 दफा। 10560 1306, ये हो गई पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन करें आप सॉल्व। दूसरी ऑप्शन क्या है? सेफ्टी स्टॉक कितना? 300, तो उस पर करें सॉल्व। नूर एक मिनट रुकना। आपका ऑन करके दिखाओ।
अगर ऑप्शन 2 में यहां 300 होगा तो ये 7500 और ये 1500 जीरो जीरो तो 7500। ये दूसरी ऑप्शन का आंसर लिखा है लाल लाल। नहीं कोई फिगर निकली तो बताइए, जीरो ना निकल रहा हो किसी से। तो स्टॉक आउट के रास्ते से भी ये सिनेरियो पूछा जा सकता। ठीक है, डन। अच्छा, यहां तक तो सब जिंदगी आसान है। अब मैं ना वो मुश्किल सवाल जो उस अटेम्प्ट में तो बड़े तकलीफ दिए होंगे, लेकिन हम कर लेते हैं कि अगर इसी तरह का सवाल आगे आ जाए तो आप वो भी एक्सपीरियंस करते हैं। ऑटम 23 पढ़े सवाल। ये इस अब जो 2-3 सवाल कराने लगा ना, उसकी वजह से मायूस नहीं होना, वो वाकई बहुत मुश्किल अटेम्प्ट थी। ऑटम 23 पढ़ ले। ऑटम 23 पढ़ ले, करता हूं बोर्ड पे। रॉयल एंटरप्राइजेस एक हमने कर लिया हुआ था, शहाब इंडस्ट्रीज वाला कर लिया हुआ था, रॉयल एंटरप्राइजेस करने लगा हूं। पढ़ ले, करता हूं बोर्ड पे। इसमें है कोई सवाल? रॉयल एंटरप्राइजेस ऑटम 23 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। सवाल कहाँ था यार पढ़ने को?
चले पढ़ लिया। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, ये कैसे पता कि वो जो परसों तक सेफ्टी स्टॉक निकाल रहे थे बस एक फार्मूला लगा के, तो वैसे फार्मूले नहीं लगने, ये जो कल से पढ़ना शुरू किया है वो वाला सवाल है। हाँ जी, एक तो प्रोबेबिलिटीज है, वैसे तो प्रोबेबिलिटीज डायरेक्टली नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि पीआरसी में छोड़ा होता ना चॉइस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कैलकुलेट हो सकती हैं। अच्छा, और कैसे पता कि इस टॉपिक का सवाल है? सवाल को अगर पढ़े ना तो उसमें स्टॉक आउट का जिक्र आ गया, फिर वो पूछ रहा है बताएं ये करें कि ना करें, तो फिर इसमें कोई ऑप्शंस का ही कंपैरिजन आ रहा होगा, डिटरमिन कि ये करना बेहतर है कि नहीं। तो अगर तो सिर्फ कहता स्ट्रेट डाटा होता कैलकुलेट आरओएल, एवरेज इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री, फिर तो स्ट्रेट फार्मूले होते जो परसों तक पढ़े थे। अब एक सिनेरियो है जिसमें से हमने ये बताना है कि क्या बेहतर है, तो ये कल जो पढ़ा है उस टॉपिक का सवाल है। और आरओएल के रास्ते से है कि सेफ्टी स्टॉक के रास्ते से? सेफ्टी स्टॉक के रास्ते से। इस सवाल में जो इसको अंडरस्टैंड करने की मुश्किलें हैं वो मुश्किलें गुजार देता हूं, करना सवाल वही है जो अभी तरीका बताया। सबसे पहली चीज कि ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, ऑप्शंस क्या है? हमें सबसे पहले देना ऑप्शंस ढूंढनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको यह बताया था कि जो जो पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको एक एक करके ऑप्शन रखते हैं। एक अभी इस वक्त क्या है, डज नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक, तो अभी तो इस वक्त जो है वो भी बहरहाल एक ऑप्शन है। अगर अनसर्टेनिटीज ना हुआ करें तो फिर सेफ्टी स्टॉक की जरूरत है नहीं ना, सेफ्टी स्टॉक रखा ही इसलिए कि अनसर्टेनिटीज है। पहला पैराग्राफ चौथी लाइन, टिपिकली रॉ मटेरियल्स 10 दिन के अंदर मिल जाया करते हैं, कभी कभी डिले हो जाता है। कितना डिले हो जाता है? 1 दिन या 2 दिन। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 1 दिन डिले होगा या 2 दिन डिले होगा। तो एक ऑप्शन बन गई सेफ्टी स्टॉक 1 डे कंजम्पशन के बराबर, और एक हो गई ऑप्शन 2 दिन की डिमांड के बराबर। पहले पैराग्राफ की चौथी लाइन और उसके नीचे बना हुआ टेबल, इससे मैंने ये 3 ऑप्शंस बना के दिए। अभी जो चल रहा है सेफ्टी स्टॉक नहीं है, वो भी बहरहाल एक ऑप्शन तो है, और उसके अलावा पॉसिबिलिटीज ही 2 हैं, या तो 1 दिन डिले होगा या 2 दिन डिले होगा। अगर डिले ही नहीं होता तो ये है, या 1 दिन डिले होगा या 2 दिन डिले होगा। तो हम एहतियात या तो 1 दिन की करेंगे या 2 दिन की करेंगे। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। यहां तक एताज 1 दिन 2 दिन ओके। चले अब हमने इनको सॉल्व करना है, और अभी एक सवाल की मुझे उम्मीद थी लेकिन पूछा ही नहीं किसी ने। मैंने भी कहा था कि जो पॉसिबिलिटीज है उनको ऑप्शन रखना है और एवरेज को भी एक ऑप्शन रखना। अभी तो कहा था यार वहां खड़े होके, तो एवरेज की तो मैंने बात नहीं की। अच्छा जी, अब मेरी बात ना बड़े ध्यान से होश से सुनिएगा, ये गालिबन 2 या 3 सवालों में टेस्ट हुई है वाली बात जो बताने लगा हूं। क्यूएम आप माशाल्लाह पास हैं, तो किसी भी डाटा की एवरेज कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है दुनिया में? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। समेशन पीएक्स भी एक तरीका है, समेशन एक्स ओवर एन यानी सबको ऐड करके टोटल से डिवाइड कर देना, ये भी एक तरीका है। 2 एक्सट्रीम्स को एवरेज कर लेना, ये भी तरीका है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। ये एक बात। दूसरी बात, एवरेजेस कैलकुलेट की क्यों जाती हैं? क्यों कैलकुलेट की जाती हैं? इस चैप्टर में नहीं, वैसे कह रहा हूं आम जिंदगी में भी एस्टिमेट्स लगाने होते हैं, कोई ना कोई उसकी बेस पे मजीद कैलकुलेशंस करनी होती हैं। जैसे अगर हम चलो इसी चैप्टर की बात कर लें, तो होल्डिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर निकालते हुए, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री खत्म कर रहा हूं मैं चैप्टर। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है ये नहीं पूछ रहा, एवरेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, कि पूरे साल में किसी भी दिन स्टोर में देखते तो इतने ही यूनिट्स होते थे। असल में ऐसा ही था,
नहीं, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन में आसानी के लिए बनाई गई चीजें होती हैं कि एवरेज। इसी तरह से मिसाल मैंने शायद किसी पब्लिक ऑफिस की दी थी कि अगर वहां पर उन्होंने कुर्सियां अरेंज करनी है कि कितने लोगों का सिटिंग एरिया बनाए, तो उन्होंने देखा होगा पास्ट कुछ में कि ऑन एन एवरेज एक वक्त में कितने मौजूद होते हैं, तो उतनी कुर्सियां रख ली। तो एवरेज किसी भी चीज की जब कैलकुलेट की जाती है तो कैलकुलेट करने की जरूरत होती है कैलकुलेशन में आसानी। इंटरप्रिटेशन क्या है कि ऑन एन एवरेज हर वक्त ऐसा ही होता है। एक और मिसाल ये भी शायद पहले कभी दी थी कि अगर पूरे मैच में स्कोर हुआ है 350 और एवरेज है 7 रन पर ओवर, तो अब ये 7 रन पर ओवर की इंटरप्रिटेशन क्या है कि हर ओवर में 7 रन पड़े हैं। इससे फिर आगे मजीद आसानी हो जाती है कि अच्छा 100 ओवरों में कितना होगा, अच्छा 150 में कितना होगा, कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, इसलिए एवरेज कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको ना दो तरह से जुमले बोलूंगा क्लास के हवाले से, उन दोनों में फर्क समझेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अगर कॉलेज ये जानना चाह रहा है कि क्योंकि ये डिसाइड करना है कि रूम कौन सा रखना है, मतलब क्लास रूम कौन सा रखना है, एवरेज अटेंडेंस क्लास की एवरेज अटेंडेंस जैसे भी कैलकुलेट हो, इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि पूरे सेशन में किसी भी दिन इतने ही स्टूडेंट्स होते थे। अब मैं दो अलग अलग तरह से जुमले बोलूंगा। एक जुमला बोल रहा हूं कि इस क्लास में नॉर्मली 100 स्टूडेंट्स ही होते हैं प्रेजेंट। हां, कभी कभार 90, 80, 70 भी हुए हैं, वो बारिश हो गई, कोई रिजल्ट करीब आया था, कोई ईद करीब आई थी। फिर से बता रहा हूं, इस क्लास में पूरे सेशन में नॉर्मली 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कभी 80, 70, 60 भी हुए हैं कुछ स्पेशल डेज की वजह से। एवरेज अटेंडेंस कितनी होगी? अच्छा चलिए पहले मैं एक दूसरा जुमला बोल लूं, फिर उसके बाद दोबारा करते हैं बात। इस क्लास की एवरेज अटेंडेंस पता नहीं, इतने चांसेस हैं कि 100 होगी, इतने चांसेस हैं कि 90 होगी, इतने चांसेस हैं कि 80 होगी, इतने चांसेस हैं कि 70 होगी, या फिर कभी 100 होती है, कभी 80 होती है, कभी 70 होती है, कभी 60 होती है। तो अब ये दोनों जुमले सेम मीनिंग दे रहे हैं। मैं दोनों जुमले दोबारा बोलता हूं। इस क्लास में नॉर्मली अटेंडेंस 100 होती है, हां कभी कुछ मौकों पे 80, 70, 60 भी हो जाती है। एक ये बोला है मैंने। दूसरा, इस क्लास की अटेंडेंस 100 भी होती है, 80 भी होती है, 70 भी होती है, 60 भी होती है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? तो दोनों में एवरेज अटेंडेंस कैलकुलेट करने का तरीका यही होगा, 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइड बाय 4। पहले में क्या होगा? 100। कोई मजबूर थोड़ी करा फार्मूला ही लगाएं। फार्मूले तो इसलिए लगे कि अगर आप परफेक्ट अंदाजा नहीं लगा पा रहे तो फार्मूला बना लें। मकसद तो यह जानना था ना कि कौन से रूम में क्लास रखनी है। मकसद तो यह जानना था कि थ्रू आउट अ सेशन ज्यादातर क्या होता है, उसी को हम एवरेज कह रहे होते हैं, उसी को नॉर्मल कह रहे होते हैं। तो जो पहला सेंटेंस बोला है मैंने, फिर दोहरा रहा हूं कि इस क्लास की नॉर्मली अटेंडेंस 100 होती है, कभी कभार 80, 70, 60 भी हो जाती है। तो अब इस सिनेरियो में एवरेज अटेंडेंस इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 डिवाइड बाय 4 नहीं। लेकिन अगर इसको ऐसे कहता कि इस क्लास की अटेंडेंस 100 भी हो जाती है, 80 भी हो जाती है, 60, 70 भी हो जाती है, फिर कैलकुलेट कर रहे होंगे एवरेज। ये दोनों में बात फर्क समझ आया? समझाएं अपने आप को, इससे पहले कुछ ही देर में भूल जाएंगे, इसलिए अभी समझाएं। देखो भूल गए ना, फौरन भूल गए ना। दोनों मिसालें दोबारा बता रहा हूं, अल्फाज पकड़ के लिखने की कोशिश मत करना, नहीं पकड़े जाएंगे। सुन लें। एक मिसाल मैंने कही है कि इस क्लास की थ्रू आउट द सेशन नॉर्मली 100 यूनिट्स ही प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली 100 यूनिट्स ही हुआ करते हैं, कभी कभी 80, 70, 60 भी हो जाते हैं। एक ये मिसाल है। इस मिसाल में एवरेज अटेंडेंस 100 है। और दूसरी मिसाल ये है कि इस क्लास में अटेंडेंस 100 भी रही है, 80 भी रही है, 70 भी रही है, 60 भी रही है। तो एवरेज अटेंडेंस इन चारों का एवरेज होगा।
हाजी लिखा। चलें अब सवाल की वर्डिंग पे आते हैं वापस। सवाल में पहला पैराग्राफ चौथी लाइन पढ़ रहा हूं। टिपिकली द रॉ मटेरियल्स आर रिसीव्ड विद इन 10 days फुल स्टॉप। हाउएवर देयर आर ओकेजनल डिलेज, और पिछले साल में वो 11 और 12 तक भी गया है। एवरेज लीड टाइम कितना है? 10 days। ठीक है, 10 days। तो एवरेज लीड टाइम 10 days है, तो जब एवरेज लीड टाइम ही 10 days है तो हमें फिर ऑन एन एवरेज सेफ्टी स्टॉक की जरूरत ही नहीं। अगर 1 day डिले, 2 day डिले, 5 days डिले, 7 days डिले और ऑन एन 4 दिन डिले, तो फिर हम 4 दिन का भी रखते हैं। तो अब जब ऑन एन एवरेज डिले है ही नहीं तो एवरेज को ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं। एवरेज लीड टाइम भी 10 days ही है जी। तो अब हमने इन 3 ऑप्शंस पे सवाल वैसे ही सॉल्व करना है जो अभी है। एक मुश्किल तो ऑप्शंस जनरेट करना थी इस सवाल में, दूसरी मुश्किल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालने की है, वो मैं करता हूं भी। तो एक ऑप्शन हो गई नो सेफ्टी स्टॉक। अब जब सेफ्टी स्टॉक ही नहीं है तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक 0। और अब वो स्टॉक आउट तक पहुंचना है और सेफ्टी स्टॉक वाले रास्ते से सवाल चल रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा ROL, एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज डिमांड, हाँ जी, वो कितनी है? एवरेज डिमांड। इस सवाल की अगली मुश्किल, इसमें ना एक प्रोडक्ट है गैमा, लेकिन खरीदते हैं वो है 2 मटेरियल X और Y। जब खरीदते 2 हैं तो 2 अलग अलग ROL हुए, है ना। मैं आपको ये सवाल प्रोडक्ट के हिसाब से करके दे रहा हूं और वैसे जबानी बता दूंगा, जो भी इसको समझ के लिखना चाहे वो लिख लेना, बाकी घबराना नहीं। बस इस सवाल को प्रोडक्ट के यूनिट्स के एतबार से भी किया जा सकता है, तो फिर मैं क्वांटिटी प्रोडक्ट के यूनिट्स लेके चल रहा हूँ। और इस सवाल को X के लिए और Y के लिए दोनों के लिए सॉल्व कर किया जा सकता है। तो उसमें फिर हम लोग 2 टेबल बना रहे होते हैं, 2 ROL निकाल के 2 टेबल बना रहे होते हैं। मैं प्रोडक्ट के हिसाब से क्यों कर रहा हूं, ये मैं अगली ऑप्शन में ना होल्डिंग कॉस्ट निकालते हुए फिर रिपीट कर दूंगा ये बात। मैं अभी प्रोडक्ट के हिसाब से कर रहा हूं, अगर X और Y के हिसाब से अलग अलग करना होता वो भी बताऊंगा, तो फिर 2 टेबल बनते। मैं भी प्रोडक्ट के हिसाब से कर रहा हूं, तो इसलिए ROL भी मैं प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल रहा हूं। एक दिन की प्रोडक्ट की डिमांड 1000 इनटू एवरेज लीड टाइम 10 माइनस 0 प्लस 0, तो फिर टेबल बन जाएगा प्रोबेबिलिटी टोटल डिमांड ROL और स्टॉक आउट। मैं ये टेबल एक ही बना रहा हूं इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से लेके चल रहा हूं। मैं इसको प्रोडक्ट के हिसाब से पहले सॉल्व कर दूं, दोनों ऑप्शंस, एक ऑप्शन और सॉल्व कर दूं जिसमें सेफ्टी स्टॉक हुआ, फिर आपको मैं बता दूंगा कि अगर मटेरियल के हिसाब से करते तो कैसे करते। प्रोबेबिलिटीज तो नहीं है बाहिर सवाल में, पड़ी हुई है कि चॉइस में छोड़ी हुई है? पड़ी हुई है। डाइस रोल करें, चिक्का आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो हमने पिछले साल में टोटल 24 ऑर्डर्स दिए, टाइम पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 20/24। और आप चाहे उसको सॉल्व करके 0.83 लिख दें, चाहे कैलकुलेटर को ही करने देना। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि 10 दिन के अंदर अंदर सामान पहुंच जाएगा, तो 1000 इंटू 10 दिन। और 3/24 प्रोबेबिलिटी है कि 11 दिन लग जाएंगे।
और 1/24 प्रोबेबिलिटी है कि 12 दिन लग जाएंगे। इसी में आगे चल रहा हूं। एवरेज स्टॉक आउट 1000 इंटू 3/24 और 2000 इंटू, चले खैर पॉइंट के क्या यूनिट्स हुए, और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट 208 यूनिट्स इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं कितनी, इनटू साल में कितनी दफा बेइज्जती कराएंगे, साल में कितनी दफा बेइज्जती कराएंगे, 24 साल में 24 ऑर्डर देंगे। अगला मसला स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। डिसीजन मेकिंग आप पढ़ चुके, 4 सुनहरी असूल बताए थे रेलेवेंट पहचानने के। इसकी वजह से इनफ्लो होगा, इसकी वजह से आउटफ्लो होगा, एक इनफ्लो होना था इसकी वजह से नहीं होगा, एक आउटफ्लो होना था इसकी वजह से बच जाएगा। इन 4 में से कॉस्ट पहचानने वाले 2 हैं, इसकी वजह से जो आउटफ्लो होगा, या फिर एक इनफ्लो होना था इसकी वजह से जाया होगा। ये 2 कॉस्ट है ना, उसके बाकी 2 तो इन है भाई। 4 बातें थी ना, कॉस्ट वाली तो 2 है। स्टॉक आउट कॉस्ट स्टॉक ना होने की वजह से, कल तक हम लोग कर रहे थे कि स्टॉक में नहीं होंगी चीजें तो क्या होगा, स्टॉक में ना होने की वजह से जो बेच के कमा सकते थे वो नहीं कमा सकेंगे। इस सवाल में ना उसने एक शरारत ये की जो आज तक कभी हुई नहीं थी। उसने कहा कि जब स्टॉक आउट हो जाता है तो हम कस्टमर को इनकार नहीं करते, हम कहीं से महंगा खरीद के दे देते हैं। ये टेबल के नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इन द इवेंट ऑफ अ डिले, जब डिले होता है, रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ सप्लायर जो हमें 25% महंगे के ऊपर देता है, तो हमें स्टोर में सामान खत्म होने की वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट नहीं होता, महंगा मटेरियल खरीदना पड़ता है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या हुई, वो जितना महंगा खरीदना पड़ता है, कितना, 25%। तो मैं इस वक्त सवाल लेके चल रहा हूं यूनिट्स, प्रोडक्ट के यूनिट के हिसाब से। तो प्रोडक्ट के एक यूनिट को सामने रखते हैं, 2 किलो खरीदना पड़ता है एक्स, 1 यूनिट। मैं प्रोडक्ट के यूनिट के हिसाब से कर रहा हूं सवाल। तो उस प्रोडक्ट के एक यूनिट के हिसाब से देखें, 208 यूनिट्स हैं प्रोडक्ट के, इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। उस एक यूनिट को सोचते हैं, पहला पैराग्राफ, 1 यूनिट गैमा के लिए 2 किलो एक्स चाहिए होता है, 3 किलो वाई, और एक्स मिलता है 400 का और वाई मिलता है 250 का। स्टॉक आउट कॉस्ट हम किसको कह रहे हैं, जो 25% महंगा मिलेगा, ये स्टॉक आउट कॉस्ट है। 200 187.5। तो 1 यूनिट स्टॉक में ना पड़ा होना हमें इतने रुपए कॉस्ट कर जाता है। ओके, तो ये है स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, 387.5। $193,440। तो इस ऑप्शन पे टोटल बन गया 0 प्लस ये ऑप्शन 1 हो गई। ऑप्शन 1 अच्छी तरीके से देख लें, ऑप्शन 2 और 3 में तो बस वैल्यूज बदलनी है। ऑप्शन 1 अच्छी तरह देख लें, अंग्रेजी पढ़ लें, फिर मैं इन्हीं की वैल्यूज बदल के ऑप्शन 2 और 3 बनाता हूं।
इसके बाद आपकी कौन सी क्लास होती है? इसके फौरन बाद R2 थी किसी की? कितने बजे होती है? 12:15 होती है? नहीं, मेरे अलावा कह रहा हूं। कौन सी? जुम्मे को भी? अभी लो तो खैर आसान सा है। ऑडिट तो वही ना, जो ऑडिट करना होता है वो तो आसान सा है। नहीं, वैसे तो उम्मीद है कि कल 12 बजे क्लोज कर दूंगा। फिर भी को बात करते करते कोई कहते सुनते कोई 15-20 मिनट आधा घंटा ऊपर लग ही जाता है। तो कल फिर अल्लाह हाफिज है। हाँ तो बस फिर कल नहीं है ना, यानी कल कॉस्ट के बाद कोई क्लास नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हो सकता है 12:30 तक ले जाऊं। तो कल फिर बस खत्म कॉस्ट। R1 की R1 में करेंगे बात। अरे इतने इतने से थे आप लोग जब आए थे हैं? इसमें बताएं, कुछ पूछना है तो। चले ऑप्शन 2 कर ले नोट। मैंने इसी को मिटाना है इसलिए कर ले नोट। क्या कि एवरेज को 10 क्यों कहा है? उसको एज एन ऑप्शन नहीं लिया? सिर्फ ये बात बतानी है या ये एवरेज लीड टाइम 10? एक ऑप्शन है लीड टाइम 10 डेज, एक है 11, एक है 12। अगर काफी सारी पॉसिबिलिटीज होती और उनमें से और इनकी प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से एवरेज कहीं वैसे तो डेज में पॉइंट क्या होने, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, 12.5 बन रहा होता तो फिर हम 12.5 को भी एक ऑप्शन रखते। अब आप जब इनका एवरेज लेंगे तो वो बन ही 10 रहा है, तो उस 10 डेज के ऊपर स्टॉक आउट, सेफ्टी स्टॉक तो 0 ही निकलना है क्योंकि एवरेज 10 है और 10 डेज के हिसाब से ही हम अभी भी मंगवाते हैं। तो अगर एवरेज 10 डेज ही निकलना है तो स्टॉक आउट, सेफ्टी स्टॉक 0 हुआ, फिर सेफ्टी तो 10 से ऊपर जाएगा। तो इसलिए एवरेज वाली की यहां पर जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अगर आपको ये बात नहीं भी समझ आ रही ना, निकाल लेना, एवरेज कैलकुलेट करके देख लेना। मिटा दूं? ऑप्शन 2 क्या है? एक दिन वाला। अगर हमने सेफ्टी स्टॉक रखना है एक दिन वाला तो सवाल का लास्ट सेंटेंस, लास्ट, एक्स और वाई एक दिन में जितने जितने भी सवाल होते हैं उतने ही अगर स्टॉक में पड़े रहे पूरा साल तो 1 मिलियन रुपए खर्च होता। लास्ट सेंटेंस, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एक्स और वाई, कितना, जितना एक दिन में इस्तेमाल होते हैं। अगर एवरेज इन्वेंट्री उतनी ही हो जितना एक्स और वाई एक दिन में इस्तेमाल होता है तो 1 मिलियन रुपए का खर्चा है। तो हम सेफ्टी स्टॉक क्या रख रहे हैं? एक दिन ही, तो इसकी क्या हो जाएगी होल्डिंग कॉस्ट? 1 मिलियन। एक दिन जितना इस्तेमाल होता है उतना रखें तो 1 मिलियन का खर्चा है। तो हाँ, सेफ्टी स्टॉक 1 डे ही रख रहे हैं हम, तो इसलिए सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट 1 मिलियन। और 1 डे के बराबर सेफ्टी स्टॉक का मतलब कितने यूनिट्स? 1000 यूनिट्स। तो ROL इज इक्वल टू 11,000। भाई एक ऑप्शन हम ले रहे हैं 1 डे, तो एक दिन के तो 1000 यूनिट्स ही हैं, तो इसलिए सेफ्टी स्टॉक 1000, तो ROL 11,000। और अब इस टेबल में जब 11,000 रखेंगे तो ये हो गया 00,
ये हो गया 1000 और एवरेज स्टॉक आउट हो गया 1000 इंटू 1/24 42 390600 1 million plus 390600 is equal to 1390600. ये ऑप्शन 2 है। जी जी हाँ, तो करें तो फिर जो जो पॉसिबिलिटीज है उन सबकी ऑप्शंस देनी पड़ेगी ना, है नहीं? देखें, फैसला करना है कि क्या बेहतर है, तो करनी तो ऑप्शंस ही कम है। यही तो इस सवाल से पहले नोट लिखवाया था कि अगर हमसे फैसला हो रहा है क्या बेहतर है और नहीं बताइए ऑप्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगे। तो फिर 3 ही हो गए ना, क्यों एक दूसरा क्यों नहीं? आपने सवाल किया नो और 1 डे, तो कोई कौन सा? तो अगर असल में 2 डे वाला सस्ता हुआ फिर सेफ्टी स्टॉक रखें या ना रखें, कितना? तो यही तो पूछ रहा हूं ना कि फिर कोई तो फैसला करना होगा ना। तो पॉसिबिलिटीज ही 2 हैं, इसलिए 2 ऑप्शंस बना ली। आप कह रहे हैं इनमें से कोई एक ले लें, क्यों? कोई एक क्यों, दूसरी क्यों नहीं? तो नंबर भी तो ले लें। जी जी जी, क्योंकि 1 मिलियन पर यूनिट नहीं दिया हुआ, उसने कहा है कि एक दिन के लिए जितना भी चाहिए होता है उनका 1 मिलियन खर्चा है। जब हमें दिया होता है ना 25 रुपए लेट से पर यूनिट पर ईयर, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना 10,000 यूनिट्स से, तो आंसर 1 साल की टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब आपको यहां पर दिया हुआ है 1 मिलियन पर डे ऑफ कंजम्पशन पर ईयर, तो हमने इसको 1 डे ऑफ कंजम्पशन सेफ्टी स्टॉक लिया है, इसलिए साल का खर्चा आएगा। इसमें यूनिट्स कहीं है ही नहीं, तो इसलिए मल्टीप्लाई भी यूनिट्स नहीं किया। जी जी नहीं, एवरेज डिमांड तो 100 ही थी, क्योंकि 36,000 डिवाइड बाय 360, वो तो 100 ही निकली थी। ऑप्शन 2, अच्छा जिनको मेरी बात समझ आए, जिनको मैंने इस वक्त ROL 11,000 या पिछली ऑप्शन में 10,000 लिया था, 11,000 किलो, गैमा के 11,000 यूनिट्स, यानी ये जो क्वांटिटीज लिखी नजर आ रही हैं ये मैंने गैमा के हिसाब से की हैं। ये 42 या 208 यूनिट्स ऑफ गैमा निकले थे, इसलिए ये क्या है? स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गैमा। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप ROL में यहां पर 2000 किलो ऑफ एक्स लिखते, 2000 किलो सेफ्टी स्टॉक होता, कितना बन जाता? 22,000 किलो ROL। 22,000 किलो, ये कहां से आ गया 22,000? क्या बोल रहा हूं, एक गैमा के लिए 2 किलो एक्स चाहिए होता है। तो अगर आप यहां पर एक्स ले लेते 2000 किलो, 2000 किलो, 22,000 किलो, 22 22 22,
2000 इंटू 10, 20,000 किलो, 22,000 किलो, 24,000 किलो। तो जो आंसर निकलता वो 1000 यूनिट ऑफ गैमा की बजाय 2000 किलो एक्स निकलता। उस 2000 एक्स किलो को ये करते, ये आ जाता लेट से 50 किलो, लेट से उस 50 किलो को 50 किलो इंटू 100 रुपए करते। 100 रुपए, ये 2 किलो का है। जिनको ना समझ आए वो दिल बुरा ना करना, दोबारा बता रहा हूं। मैंने इस सवाल को प्रोडक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से इसलिए कर दिया कि एक्स और वाई दोनों कवर कर दिए मैंने इसमें। अगर हम मटेरियल के हिसाब से करते तो ये वाला काम 2 टुकड़ों में कैलकुलेट करना होता, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, और उन दोनों को ऐड करना पड़ता। एक्स के लिए सॉल्व करते तो ये किलोज में आता 22,000 किलो, इसका आंसर 2000 किलो निकलता, इसका आंसर पता नहीं 84 किलो निकलता। उस 84 किलो को हम जब मल्टीप्लाई करते तो 100 रुपए पर किलो से करते, 100 रुपए पर किलो। इसी तरह दोबारा से ये सारा काम वाई के लिए करते, 3000 किलो, 3000 किलो, 33,000 केजी। इस टेबल का आंसर 3000 केजी वाई आता, 120 केजी वाई लेट से आता। उस 120 केजी वाई को मल्टीप्लाई करते 62.5 पर केजी से। फिर जो आंसर आता उसको एक्स वाले को ऐड करते और उसमें फिर ये ऐड करते। ये भी एक्स वाई का अलग अलग नहीं, ये ऑलरेडी कंबाइंड दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी कंबाइंड था, मैंने ये भी कंबाइंड की शक्ल में निकाल लिया। अगर मैं इसको एक्स और वाई के लिए तोड़ता तो फिर ये 2 टेबल बनाने पड़ते और फाइनली फिर 3 वैल्यूज को ऐड करना पड़ता, वो भी सही आंसर आता। ऑप्शन 3 का आंसर क्या बनेगा, क्या करूं? बस सिर्फ 2 मिल गया होता और फिर तीनों ऑप्शन में से मेरा ख्याल है ये बेहतर है। नो सेफ्टी स्टॉक का 1.4 आ रहा था, शायद 19 आ रहा था। तो एक है 19, एक है 2, एक है 13, तो ये बेहतर। आपका होमवर्क है, इसी से मिलता जुलता सवाल है काफी हद तक। स्प्रिंग 23, स्प्रिंग 23 मसरूर लिमिटेड, ये से काफी हद तक मिलता जुलता। स्प्रिंग 23 ये होमवर्क है। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।